गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने ऑपबो प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। ऑपबो सिद्धांत। इसमें अपने दो नियम पढ़े थे। पहला पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा पढ़ा था हुंड का अधिकतम, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम, बहुलता नियम। इस नियम में अपने पढ़ा कि समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षकों में एक ही उपकोष के सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते। अब एक बात ध्यान रखना, नोट डालकर लिख रहा हूं। फर्स्ट व लास्ट दो विन्यास, लास्ट दो विन्यास पर इस नियम की आवश्यकता नहीं है। कौन से विन्यास पर? एक तो फर्स्ट और दो लास्ट। अब समझना, एस में दो ही विन्यास आ सकते हैं, S1 एंड S2। तो देखो ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट दो। ये लास्ट है तो ये सेकंड लास्ट, तो ये फर्स्ट ही सेकंड लास्ट है। P में 6 विन्यास हो सकते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो ये तो हुआ फर्स्ट वाला, ये वे लास्ट दो। इन पे, इन दोनों पे हुंड नियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। D में 10 हो सकते हैं, तो फर्स्ट हुआ D1, लास्ट दो हुए D9 और D10। इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एप में फर्स्ट हुआ F1, लास्ट दो हुए F13, F14। मतलब प्रथम और अंतिम दो विन्यास पर हुंड के नियम की आवश्यकता नहीं होती। कैसे समझना, अगर मान लो आपके पास में S1 विन्यास है तो आप हुंड का नियम लगाओ या मत लगाओ ऐसे ही तो भरोगे। ये हुंड के नियम से, ये बिना नियम से। S2 विन्यास है, हुंड का नियम लगाओगे तब भी ऐसा आएगा, नहीं लगाओगे तब भी ऐसा आएगा। मान लीजिए आपके पास P1 विन्यास है, P1, हुंड का नियम लगाओगे तो ये आएगा, नहीं लगाओगे तब भी ये आएगा। क्या फर्क पड़ा? अगर P2 होता तो फर्क पड़ता। देखो P2 ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी बढ़ सकते हैं। ये सही है, ये गलत है। इसका मतलब P2 पे इफेक्ट पड़ा, P1 पे नहीं पड़ा। P3 पे देखना, P3 ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी बढ़ सकते हैं। ये सही है, ये गलत है। P4 1 2 3 4 ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी। ये सही है, ये गलत है। P5 अब समझना बात। P5 1 2 3 4 5, ये तो हुंड के नियम से बना, ये बिना नियम के। 1 2 3 4 5, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं। P6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई इफेक्ट नहीं। या मान लो D1 होता, ये D9 होता, या D10 होता, या F1 होता, F13 होता, F14। इन पे हुंड के नियम की जरूरत ही नहीं है। प्रथम और लास्ट दो विन्यास को छोड़ दो, इन पे हुंड के नियम की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी में हुंड के नियम की आवश्यकता होगी। आगे समझना,
तीसरा नियम और सबसे इंपॉर्टेंट, n+l नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। n+l नियम क्या है, इसके लिए पहले मैं आपको ये चित्र बना दूं ताकि आपके समझने में आसानी रहे। s सबसे पहले आता है, 1s से स्टार्ट होता है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, आगे चाहे जितना ले सकते थे। p सेकंड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नहीं होता, 2p, 3p, 4p, 5p, ऐसे आगे ले सकते हो, 6p, 7p, आगे चाहे जितने जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। d 3 से स्टार्ट होता है, पहले पढ़ा हुआ है उसको, उसमें 3d, 4d, 5d, आगे भी जरूरत पड़े चाहे जितने ले सकते हैं। f 4 से स्टार्ट होता है, 4f। अब समझना, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा कम है और बाद में वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्रम समझना, इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में आएंगे, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब तक ये पूरा नहीं बढ़ जाए तब तक इसमें नहीं जाना है। इसके बाद वापस घूम करके पीछे से ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे 2s में, फिर वापस अब सीधे ला रहा हूं 2p के बाद 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, ऐसे इस सीक्वेंस में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ऐसे। अब मान लीजिए मैं n+l की बात करूं, n+l, तो देखो इसमें n का मान है 1, जो आगे संख्या लिखी है वो है, l का मान s के लिए 0 होती है, दिक्वंसी क्वांटम संख्या, कितना आया 1। इसके लिए देखो दूसरे के लिए 2 + 0 2, तीसरे के लिए देखो, इसके लिए p के लिए n का मान 2, l का मान p के लिए था 1, 3, आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। तो अब इस चित्र को देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां गया, जिसके लिए n+l का मान सबसे कम था 1। यानी कि इसमें यह कहना है आपको, n+l, इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरेंगे जिसके लिए n+l का मान कम हो, इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरेंगे, जिसके लिए n+l का मान कम हो। अगर 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो तब, तो यहां चेक कर लो किस में पहले जाएगा, पहले 2p में आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में आएगा। 3s के लिए कितना है, 3 + 0 3। अब इन दोनों के लिए देखो n+l का मान बराबर है, लेकिन पहले 2p में गया। ऐसे ये वाले देख लो, 3 2 5, d के लिए l 2 होता है, 3 2 5, 4 1 5, 5 0 5। इसमें देख लो 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, 7 0 7। तो अगर n+l का मान समान हुआ तो पहले वहां जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो, जिसके लिए n का मान कम हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, समझना ध्यान से, समान हो तो n का मान कम होना चाहिए, n का मान कम हो। अब पूरी समझना, n+l नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान कम हो। यदि 2 कक्षकों के लिए n+l का मान समान हुआ तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम हो,
और इस नियम को समझने के लिए आपको ये चित्र याद रखना है। अब इसमें S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले से पता है। P में 6 आएंगे, D में 10, F में 14। ये पूरा भर जाए, इसका मतलब हीलियम का विन्यास पूरा हो गया। ये पूरा भर जाए P तो नियोन हो गया, यहां आर्गन हो जाएगा, यहां क्रिप्टॉन हो जाएगा, यहां जीनोन हो जाएगा। पूरा भरने के बाद यहां रेडॉन हो जाएगा। अब ये कहां काम आएंगे वो समझना। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहा हूं 1 से लेकर 30 तक, समझते जाना। परमाणु क्रमांक नंबर 1 कौन आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले यहीं से आना शुरू करना है, 1s1। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। अब 2 पे आ जाओ, हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहीं से चलना है आपको। 1s, इसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, 1s2। 3 नंबर पे आए Li, लिथियम। 3 इलेक्ट्रॉन है, यहीं से शुरू करना है। 1s2, 2s1। देखो ये पूरा भर गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर एक बचा, वो s में आया, तो क्या विन्यास बना? 1s2, 2s1। अब समझना, जब ये पूरा भर गया, आगे वाले में आ गए, तो 1s2 लेने की जगह हीलियम ले सकते हो। कैसे लोगे वो समझना। He किसके बराबर है? 1s2। तो यहां से आप 1s2 को हटा दो और इसकी जगह हीलियम लिख दो, He2s2। अब बेरिलियम के लिए देखना, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम 2s2। अगर आप 1s2 2s2 लिखते हो तब भी सही है, बट 1s2 की जगह एक अक्रिय गैस होगी। अक्रिय गैस से आगे जाने के बाद पीछे तक का तो अक्रिय गैस लिख दो और आगे का विन्यास। 5 नंबर बोरोन, हीलियम 2s2 2p1। अब ऐसे मत सोचना 2s पूरा भर गया, 2s पे कोई अक्रिय गैस नहीं आती, 10 नंबर पे आएगी। और 10 नंबर कब होगा? 2 2 4 और 6 10 पूरा भरेगा, पी तब आएगा। अभी तक दूसरे को चल रहे। कार्बन 6 नंबर पे, हीलियम 2s2 2p2। अब तो केवल p में चलते जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, p1 2 3 4 5 6 तक चलता जाएगा ऐसे। 7 पे नाइट्रोजन आया, हीलियम 2s2 2p3। 8 पे ऑक्सीजन आया, हीलियम 2s2 2p4। 9 पे फ्लोरीन आया, हीलियम 2s2 2p5। 10 पे नियोन आया, हीलियम 2s2 2p6। 2p6 ये मैंने 10 तक लिखा है। अब मैं 11 नंबर पे चलता हूं, ध्यान से समझना। 11 नंबर सोडियम। सोडियम क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। 10 हो गए यहां तक, 3s1। 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सही है। बट नियोन पार हो गए ना, तो नियोन तक तो सीधा ही लिख दो, नियोन और 3s1। यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 3s1। इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर 1s1 आया था, लिथियम में बायतम कोष 2s1 आया था, अब 3s1 आ गया, इसलिए सेम ग्रुप के। 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, यही लिख देता हूं। देखो 12 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, Mg क्या बन जाएगा? नियोन, इसी में आएगा 3s2। 13 नंबर पे आएगा बोरोन। अब मैं इन दोनों को हटाता हूं, सॉरी एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम आएगा, अब यहां चेंज कर रहा हूं, समझना क्या चेंज है वो समझना। 13 से लेकर के 18 तक। 13 14 15 16 17 18,
यहां चेंज है पहला, ये फर्स्ट चेंज है। जहां पे हीलियम था वहां पे नियोन करना है, हीलियम की जगह नियोन करना है, पहला चेंज। दूसरा चेंज, जहां दूसरा कोष था, दूसरा कोष, ये 7 लिखे हुए सारे, वहां तीसरा कोष करना है और कोई चेंज नहीं है। 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। जहां हीलियम था वहां पे नियोन, और जहां दूसरा कोष था वहां पे तीसरा कोष, और कोई चेंज नहीं। यहां तक मेरे पास 18 हो गए। अब जैसे ही मैं 19 नंबर पे आऊंगा तो वापस सेम आ जाएगा, 19 पे आएगा पोटेशियम। क्या विन्यास आएगा? 18 तक तो आ चुके आर्गन, तो 18 तक तो एज इट इज लिख दिया आर्गन। फिर 19वां किस में आएगा? तो यहां तक तो पूरा भर गया 3p6, अब इसमें आएगा 4s1, ये 19 नंबर का विन्यास है। इसके बाद 20 नंबर का लेना है, 20 नंबर पे आएगा कैल्शियम, आर्गन 4s2। अब तक s के बाद p आ रहा था, अब p नहीं आएगा, अब s के बाद d आएगा। चेक कर लो, यहां देखो 4s के बाद 4p नहीं आया, 4s के बाद घूम के आओ 3d आएगा। तो 21 नंबर से लेके 30 नंबर तक तत्वों की बात करें, 21 पे आएगा, ये आगे बढ़ाता हूं। देखो तत्व समझना 10 कौन कौन से हैं। स्कैंडियम 21 नंबर पे आता है, टाइटेनियम 22 पे आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 26 पे, उधर लिख लेता हूं 26 से, 26, आयरन 27 पे, कोबाल्ट 28 पे, निकेल 29 पे, कॉपर और 30 पे जिंक। इन सब में याद रखना है, सबसे पहला काम, सभी में अक्रिय गैस आएगी आर्गन। कौन से अक्रिय गैस आएगी? आर्गन। आर्गन के बाद इलेक्ट्रॉन पहले डी में आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा, फिर 3d में आता है। देखो 4s2 तक आ चुका, अब 21 का लिखना है तो यहां लिख दूंगा 3d1। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में आया, लेकिन s के बाद जैसे d में इलेक्ट्रॉन आएगा तो d की ऊर्जा 4s से कम हो जाएगी, तो लिखते समय d को पहले लिखना है s। आर्गन 3d 4s2, 3d 4s2, 3d 4s2, 3d 4s2, 3d 4s2, आर्गन 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 3d 4s2। अभी तक मैंने कैल्शियम तक का विन्यास लिखा है, 20 तक का लिखा है। देखो 18 आर्गन में आ गए, 2s में आ गए, 20 हो गए, सब में 20-20 लिखा है। अब 21 से 30 तक लिखने का तरीका समझना। बीस के बाद जितनी संख्या जोड़ने से तत्वों का परमाणु क्रमांक बने उतना डी में भर दो। तो 20 में 1 जोड़ने पे 21 बनेगा, डी में 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। केवल डी में भरना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस में कोई चेंज नहीं करना। अब इसमें ये जो दो विन्यास है 24 नंबर वाला और 29 नंबर वाला, ये चेंज होंगे। किस आधार पे होंगे वो अभी आगे अपने बात करेंगे। n+l नियम तक की बात आपके समझ में आ गई कि n+l नियम से 30 तक तत्वों के मैंने आपको विन्यास सिखाए हैं। आप पूरे जितने 118 तत्व है सबके विन्यास लिख सकते हो। मैंने 30 तक आपको बताया। अपवाद आएंगे वो भी बताएंगे, जैसे ये दोनों अपवो प्रिंसिपल के अपवाद है। अब ये क्यों अपवाद है वो समझना। चौथा 4 नंबर अर्ध या पूर्ण भरे, अर्ध या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व। ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। अर्ध या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, इतनी बात याद रखनी है, इनका स्थायित्व अधिक होता है, अधिक होता है। क्यों होता है वो अभी डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल इतनी बात याद रखो, अर्ध भरे या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं पूर्ण भरे, उससे कम स्थायी अर्ध भरे, और अन्य जो भी विन्यास है वो सबसे कम स्थायी होंगे। अर्ध भरे क्या होंगे? S P D F, S P D F। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 आया तो अर्ध भरा, 2 आया तो पूर्ण भरा। P में अधिकतम 6 आ सकते हैं, तो 3 आए तो अर्ध भरा, 6 आए तो पूर्ण भरा। D में 10 आ सकते हैं अधिकतम, तो 5 आए तो अर्धपूरित, 10 आ जाए तो पूर्ण पूरित। F में 14 आ सकते हैं, 7 आ गए तो अर्धपूरित, 14 आ गए पूर्ण पूरित। ये 11th और 12th में हर चैप्टर में बार बार अपने यूज आएंगे, अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। जहां पे भी ये सिचुएशन बने अर्ध या पूर्ण भरे कक्षक, वहां यही करना है। क्यों? क्योंकि स्थायित्व ज्यादा होगा, और अपने भागते किसके लिए? स्थायित्व के लिए। अब आपको यहां चेक करना है, ऐसे विन्यास देखने हैं कि S का 1 इलेक्ट्रॉन D में आने से, S का 1 इलेक्ट्रॉन D में आने से D5 हो जाए या D10 हो जाए, तो S का 1 इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा। कैसे आएगा वो समझना। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां आए, D5 या D10 नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। इसमें अगर एक यहां से यहां आ गया तो ये अर्धपूरित होगा, तो ये तो पूर्णपूरित भी सुखी था, अर्धपूरित भी सुखी रहेगा, लेकिन ये सुखी हो जाएगा। देखो जैसे इसमें से एक इसमें आया तो ये D5 अर्धपूरित बन गया, और ये भी अर्धपूरित। ये पहले न अर्धपूरित था न पूर्णपूरित था, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आए तो D5 या D10 नहीं होगा, ये पहले से D5 पे, एक आते D6 हो जाएगा, छोड़ दो। यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां हो जाएगा, D10 हो जाएगा। तो जहां पे D5 या D10 बन रहा है वहां S में से 1 इलेक्ट्रॉन D मिला दो। सबसे ज्यादा जो विन्यास पूछे जाते हैं वो इन्हीं 2 तत्वों के पूछे जाते हैं, चाहे वो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे कंपटीशन। सबसे ज्यादा इन्हीं 2 का विन्यास पूछेंगे। ये अपवो सिद्धांत के अपवाद है। और भी अपवाद आते हैं, और कौन सा आते हैं? जैसे एक की श्रेणी में आते हैं निकल, PD, PT, ये सेम श्रेणी में आते हैं। जो सेम श्रेणी में आते हैं उनमें केवल कोष की संख्या चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो निकेल का विन्यास था निकेल आर्गन 3D8 4s2। तो PD का आर्गन के बाद अक्रिय गैस आएगी क्रिप्टॉन, यहां 3D की जगह 4D हो जाएगा और 4s की जगह 5s हो जाएगा। तो यहां विन्यास आना चाहिए 4D8 5s
2, बट यहां आएगा 4d10 5s1। तो ये पीडी वाला विन्यास भी आपको याद रखना है। पीडी का विन्यास है क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आएगा, 4d10 48 हो गए, एक यहां 49, ये 49 नंबर पे आता है। ऐसी सिल्वर है उसमें d10 हो जाएगा कॉपर की तरह, वो बाद की बात है, बट पीडी तक याद रखना। 30 तक अभी याद कर लो, बाकी डी ब्लॉक में आएगा तब का तब याद कर लेंगे, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के। अभी आपके लेवल के हिसाब से 30 तक याद रखो। अब ये पूछे कि अर्ध और पूर्ण उपरीत कक्षक का स्थायित्व अधिक क्यों होता है, इस पे बात करें कि अर्ध और पूर्ण उपरीत कक्षक का स्थायित्व अधिक क्यों होगा, तो ध्यान से समझना। स्थायित्व जो होता है वो स्थायीकरण ऊर्जा पे निर्भर करेगा। किस पे निर्भर करेगा? स्थायीकरण ऊर्जा। स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है n के माइनस एक्स पाई। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कंपटीशन में आएगा, तो ये सूत्र अच्छे से याद रखना है। स्थायीकरण ऊर्जा बराबर होता है विनिमय ऊर्जा प्लस युग्मन ऊर्जा। विनिमय का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होने के लिए आवश्यक ऊर्जा। युग्मन ऊर्जा का मतलब एक ही कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो दोबारा समझना, स्थायीकरण ऊर्जा पहले भाषा के रूप में लिखोगे, स्थायीकरण ऊर्जा बराबर होगी विनिमय ऊर्जा माइनस युग्मन ऊर्जा। फिर लिखोगे स्थायीकरण ऊर्जा बराबर n के माइनस एक्स पाई। अब ये जो n है, n ये समान चक्रण वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के समुच्चय में विनिमयों की संख्या है। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन में विनिमयों की कुल संख्या है। इसको s से ज्ञात करते हैं, n-1/2। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? n-1/2, जहां n क्या है? एक ही दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के प्रति समानांतरण चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के समुच्चयों की औसत विनिमय ऊर्जा। इतना ही याद रख लो, औसत विनिमय ऊर्जा। बाकी वो प्रति समानांतर इलेक्ट्रॉन के समुच्चय की औसत स्थिति ऊर्जा इतना याद नहीं है, इतना याद रखो औसत विनिमय ऊर्जा है। x इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या मतलब कितने युग्म बन चुके हैं उनकी संख्या बतानी। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। पाई जो है ये युग्मन ऊर्जा कहलाती है। युग्मन ऊर्जा, युग्म बनने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? ये औसत विनिमय ऊर्जा थी, औसत विनिमय ऊर्जा। अब मैं इसको अप्लाई करूं, मान लीजिए मैं इसको डी पे अप्लाई करता हूं सबसे पहले, या पी पे अप्लाई कर सकते हैं, पी पे कर ले। तो इस सूत्र को ध्यान से समझना। मैंने ये विन्यास लिए P1, P2, P3, P4, P5, P6 इनके लिए देखें तो इसमें P1 में इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे आप, 3 कक्षक है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऐसे भरे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे भर दिए समान चक्रण वाले 3, 1 2 3। इसमें 4 है, ऐसे भर दिए 1 2 3 4। इसमें 5 है, ऐसे भर दो 1 2 3 4 5। इसमें 6 है, ऐसे भर दो 1 2 3 4 5 6। ये उंड के नियम से बने। अब इसमें देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं, तो n का मान कितना होगा? n का मान होगा n-1/2। ये वैल्यू कितनी है? n 1 माइनस 1/2 बराबर 0। n का मान 0 आएगा तो 0 इंटू के, 0 इंटू के प्लस इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी, मतलब
एक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन के युग्म क्या नहीं है, कितने, 0। तो 0 इंटू पाई स्थायीकरण ऊर्जा कितनी आई, 0। इस सूत्र से स्थायीकरण ऊर्जा आएगी 0। P2 के लिए देखो, P2 कितने इलेक्ट्रॉन एक की दिशा में है, 2, तो यहां 2 लिख दो। 2 माइनस 1 बट्टा 2 कितना आया, 2 में से 1, ये आया 1k प्लस 0 इंटू पाई, 1k ऊर्जा आई। अब इसमें देखना P3 में 3 तो ये बचा 2, 3 दूनी 6, 3k प्लस 0 इंटू पाई, 3k ऊर्जा आएगी। k क्या है, औसत विनिमय ऊर्जा। अब D4 के लिए देखो, इसके लिए समान दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। विपरीत दिशा में 1 है तो वो अकेले के लिए आएगा ना, तो 3 के लिए कितना आ जाएगा, n का मान 3, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 बट्टा 2, तो 3 इंटू 2 6k बट्टा 2, 3k प्लस, सॉरी ये प्लस गलत लगा दिया, माइनस था सारी जगह, माइनस कितना है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो माइनस पाई बराबर कितना आया, 3k माइनस 1 पाई। अब देखना ध्यान से, इससे ज्यादा ऊर्जा ये थी, इससे ज्यादा ये थी, अब ये कम हो गई। देखो इसमें 3k थी, इसमें 3k में से 1 पाई कम हो रहा है। इसका मतलब ये वाला विन्यास स्थायी था, कौन सा, P3। अर्धपूरित विन्यास ज्यादा स्थायी था, ये P4 कम स्थायी है, P2 कम स्थायी, P1। अब इस 5 वाले के लिए लो, 5 वाले में पहले n का मान देखो, 2 तरीके से ज्ञात होगा। ये पहले ऊपर की दिशा में कितने हैं, 3, तो इसके लिए लिया 3 ब्रैकेट में 2 बट्टा 2 बराबर 6 बट्टा 2, 3। कैसे लिया, ये 3 माइनस 1 से। अब इधर की दिशा में 2 है, देखो 1 2, इनका चक्रण समान है, तो 2 माइनस 1 बट्टा 2 बराबर 1, टोटल कितने हो गए, 4। तो यहां n का मान दोनों जोड़ के लिखना है 4k माइनस पाई का मान कितना है, 2 युग्म है तो 2 इंटू पाई। अब चेक करो, इसकी तुलना में ये ऊर्जा ज्यादा है, बराबर भी हो सकती है, ये 1 बड़ा ये भी 1 बड़ा। अब ये डिपेंड करेगा युग्मन ऊर्जा ज्यादा है, कौन से ज्यादा है। लास्ट वाले में देखो, इसमें आएगा 3 2 बट्टा 2 बराबर 3। इधर वाले के लिए भी n का मान 3, इधर भी तीनों का चक्रण समान है 3, तो यह हो जाएगा 6k माइनस 3 पाई। k का मान हमेशा पाई से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ k का पाई से ज्यादा होगा तो 1k बड़ा 1 पाई बड़ा, ये ज्यादा, 1k बड़ा 1 पाई बड़ा, ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 3k से भी बड़ा कौन है, 6k, क्योंकि k की वैल्यू पाई से बड़ी है। तो 3 ऐसे लिख दूं, 3k प्लस 3k माइनस 3 पाई, तो ये 3k तो इसके बराबर हो गया, इनमें ये बड़ा है तो ये वैल्यू ज्यादा है। ऐसी मान लो d के लिए ज्ञात करता, तो d के लिए मैं 2 विन्यास 3 ज्ञात करके बता देता हूं, D5 D6 D10। इसके लिए D में 5 कक्षक है, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ये अर्धपूरित है। इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके लिए देखना, पहले कैपिटल N का मान 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 1 4, 5 चौक 20 बट्टा 2, 10k माइनस इलेक्ट्रॉन युग्म 0 पाई बराबर आएगा 10k। ये अर्धपूरित विन्यास के लिए। अन्य विन्यास के लिए देखो, D6 के लिए एक दिशा में 5 है तो ये तो 10k आ गया,
इधर एक ही बचा तो 1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। ये बचा एक इलेक्ट्रॉन का युग्म आ गया 1 पाई, कितना आया 10K माइनस पाई। देखो इससे कम है ये ऊर्जा। अब इसमें देखना n का मान होगा 10 तो क्लॉकवाइज के लिए 10, एंटी क्लॉकवाइज के लिए 20K माइनस 5 पाई। ये वैल्यू देखो सबसे ज्यादा, ये इससे भी ज्यादा। इसका मतलब सबसे स्थायी विन्यास कौन से होंगे, पूर्ण पूरित। उससे कम स्थायी कौन से होंगे, अर्धपूरित। और सबसे कम कौन से होंगे, अन्य विन्यास। अन्य विन्यास हमेशा याद रखना, पूर्ण पूरित सबसे ज्यादा स्थायी, उससे कम अर्धपूरित, सबसे कम अन्य विन्यास। 11th के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूले रट के जाओ, बट कंपटीशन एग्जाम देने से पहले ये फॉर्मूले जरूर याद करना है। अब लास्ट टॉपिक आज का छोटा सा पॉइंट बचा है, वो ये है कि ऊर्जा का क्रम क्या है। तो ऊर्जा का क्रम समझना, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, समझना ध्यान से, हाइड्रोजन की बात करता हूं तब तो क्रम ये है, सबसे कम ऊर्जा होगी पहले कोष की 1s की, इससे ज्यादा होगी 2s और 2p, इनकी ऊर्जा बराबर होगी। फिर 3s 3p और 3d की ऊर्जा बराबर होगी। फिर 4s 4p 4d 4f की ऊर्जा बराबर होगी। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इतना ही याद रखो, पहले कोष की सबसे कम, इससे ज्यादा दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर पांचवे की। इसमें उपकोष का विभाजन नहीं करना है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी आ जाए तो क्रम ये याद रखना है जो अभी n+l नियम से लिखा था। सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, 3 कक्षक है इसमें, फिर आएगा 3s, 1 कक्षक है, फिर आएगा 3p, 3 कक्षक है, फिर आएगा 4s, 1 कक्षक है, फिर आएगा 3d जिसमें 5 कक्षक थे। n+l नियम से लिखा है, देखो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, n कम था वो पहले आएगा, 3 + 1 4, 4 + 0 4। मतलब ये जो मैंने सीक्वेंस ली है बुक में दी है वो इस n+l नियम से, इससे लिए मैंने, इस चित्र से। ये तो हाइड्रोजन के अलावा सभी पे लागू होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो आपको केवल यही याद रखना है, हाइड्रोजन के लिए ये वाला याद रखना है केवल, दोबारा समझ लेना। हाइड्रोजन के लिए ऐसे आएगा n = 1 केवल 1s, n = 2, ये बराबर ऊर्जा लेवल में आएंगे 2s और 2p, n = 3, ये तीनों आएंगे 3s 3p और 3d, 1 2 3 4 5। देखो इसमें अलग है हाइड्रोजन में और बाकी सब में n+l है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया, बाकी नेक्स्ट कल जो भी चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।